118 पेज ओपन कर दें जी, मैं 118 कर लेता हूँ। वन 118। यस सर। जी, ऐसा करते हैं कि मोहम्मद जुबैर, आप प्रेजेंटेशन तो नहीं देना चाह रहे? मोहम्मद जुबैर। सर। जी जी। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है? सर मेरे मैंने कहा कि आप प्रेजेंटेशन तो नहीं देना चाह रहे? जी सर, मेरा नेट का इशू था। आप हेलो। जी, अच्छा, आप ऐसा करें कि युसरा आप स्टार्ट कर दें। जी युसरा, स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर, हो गई है। जी। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, we can use homogeneous coordinate to पहले represent तो आप होमो और जीनियस से फिर कोऑर्डिनेट्स, इनको थोड़ा आपस में लिंक करें ना, थोड़ा बताएं यस इसके सर, बारे में। यस सर, मैं बताती हूँ। चलें, ठीक है। We can use homogeneous coordinate to represent a rational curve in n-dimensional space as a polygon curve in n plus 1 dimensional space. सबसे पहले सर हमने लिया है एक पॉइंट P जो a स्क्वायर पे लिया है, और वो है P के एलिमेंट है P इज इक्वल टू एक्स वाई, और उन्हीं पॉइंट्स को फिर a क्यूब पे भी लिया है P और W इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई और W। इन दोनों की मैपिंग हमने करवाई है, एक फंक्शन है h a क्यूब से a स्क्वायर पे। डिफाइन एज h ऑफ p w इज इक्वल टू x ओवर w और y ओवर w। इनके लिए एक कंडीशन है कि w नॉट इक्वल होगा 0 पे और x y होगा अदरवाइज पे, और h ऑफ w1 x और w1 y और w1 इज इक्वल टू x y। अब w1 x और y, जो w1 x है और इक्वल में x है, इनको w2 x का नाम दे दिया है, और w1 y जो है और दूसरी साइड पे जो y है, इसको w2 y का नाम दे दिया, और z में जो कोऑर्डिनेट है वो वेट्स है w2 फॉर ऑल w1 w2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सर आगे कर दें, ऊपर सर, ऊपर कर दें स्लाइड। Non-rational Bezier curve in A cube. Let P naught से Pn be the control points है and W naught से Wn be the weights है. Then the rational Bezier curve in A cube. P W of t is equal to sum of I is equal to 0 and P I W B I N of t. ये Bezier curve का फार्मूला है, लेकिन W जो है वो नॉन रैशनल बेजर कर्व में वेट दिए हैं, इसलिए ये वेट है ऊपर। पी आई डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आई एक्स आई, डब्ल्यू आई वाई आई और डब्ल्यू आई। वी पी आई इज इक्वल टू एक्स आई और वाई आई। जो पी आई डब्ल्यू है, इसके जो एलिमेंट है वो ए क्यूब से लिए हैं, और पी आई डब्ल्यू जो है वो ए स्क्वायर से है, क्योंकि इनकी मैपिंग हमने ऊपर करवाई थी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में, वो ए से ए क्यूब पे ए स्क्वायर पे थी, एच फ्रॉम ए क्यूब टू ए स्क्वायर। अब इसकी एग्जाम्पल है, लेट पी नॉट इज इक्वल टू 10, P1 इज इक्वल टू 11, P2 इज इक्वल टू 01, W नॉट इज इक्वल टू 1, W1 इज इक्वल टू 1 और W2 इज इक्वल टू 2। अब P नॉट में जो पॉइंट है 1 और 0, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है 1 वो x नॉट का है और सेकंड पॉइंट है y नॉट का। इसी तरह जो P1 में है वो x1 y1 और P2 में वो x2 और y2 है। डिफाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल by a non-rational Bezier curve. First we convert into homogeneous. अब जो हमारे पास पी आई डब्ल्यू है, इसमें जो वेरिएशन है वो आई इज इक्वल टू 0 1 टू 2 तक देनी है हमने, और जब हम इसमें पी आई में 0 पुट करेंगे तो P0 W इज इक्वल टू W0 X
W नॉट X नॉट, W नॉट Y नॉट और W नॉट आ जाएगा। अब W नॉट और X नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास P नॉट में 1 है, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, और W नॉट Y नॉट की वैल्यू जो है वो भी 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर 0 है, सॉरी 0 पुट कर देंगे, और W नॉट जो है वो एज इट इज है। अब W नॉट है उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर दे दिया, W नॉट इज इक्वल टू 1, तो 1.1 इंटू 1 और 1.0 इंटू 0, और W नॉट है जो वैल्यू है वो 1 दे दिया। इसी तरह ये P1W और P2W की 1 1 और 1 और 0 2 2 वैल्यूज निकाल दी। सर ऊपर कर दें स्लाइड। सर और ऊपर करें। Since non-rational Bezier curve is defined as, इसमें पहले तो हमारे पास x, y, z coordinates दिए हैं, और since non-rational Bezier curve is defined as Pw of t is equal to sum of I is equal to 0 and Piw Bin of t. Pw of t is equal to sum of I is equal to 0. अब 2 लिया है, 2 क्यों लिया है? क्योंकि इसमें हमने जो वेरिएशन देनी थी वो 3 कोऑर्डिनेट देनी थी, इस x0 1 और 2 A3 तक लेनी थी वैल्यूज, इसलिए P0 of 2 इनको डिफाइन किया, P0 of 2 B02 of t प्लस P1 of W B12 of t और P2W जो है वो B22 of t है। अब जो P नॉट है उसकी वैल्यू, P नॉट ऑफ W उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 101 है, और B02 of t जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, जैसे हमने बेजर कर्व में वैल्यूज फाइंड आउट की थी, P02 of t 2ci ti 1 minus t 2 minus I, तो इसमें जो वेरिएशन है वो I को 0 दी है, तो 2ci 1 आ जाएगा, और t जो है t नॉट है वो भी 1 के इक्वल है, और 1 माइनस टी स्केयर जो है वो 2 माइनस I है, और t स्केयर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है 1 माइनस टी स्केयर आ जाएगी। इसी तरह B1 W of t की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, और B12 of t की वैल्यू जो है वो 2t इंटू 1 माइनस टी आ जाएगी, और P2 W of t की वैल्यू भी एज इट इज फाइंड आउट की है। उसके बाद इनकी IJ के कंपोनेंट के साथ इनको इकट्ठा कर दिया और सिंप्लीफिकेशन किया, और PW t की वैल्यू जो है वो 1 माइनस टी स्केयर 2t और 1 प्लस टी स्केयर आ गई है। Now converting into two-dimensional space applying HPW, ऊपर हमने होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू थी HPW इज इक्वल टू x ओवर W और y ओवर W इफ W नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसमें जो हमारे पास 1 माइनस टी है वो x की वैल्यू है, 2t जो y की है, और 1 प्लस t जो है वो W की वैल्यू है, तो x ओवर W जो होगा वो 1 माइनस टी स्केयर आ जाएगा, ओवर W की वैल्यू जो है वो 1 प्लस टी स्केयर आ जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो 2t और W की वैल्यू 1 प्लस टी स्केयर आ जाएगी, तो विच इज अ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। सर इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ जी। ऑडियंस की तरफ से मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि सारे सो रहे होते हैं, तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट किसकी प्रेजेंटेशन है, आप अपनी स्क्रीन को वो कर लें। सर जी जी अकबर अली। जी सर, एक्सट्रापोलेटेड स्प्लाइन सर, पेज नंबर 148 शेयर करते हैं सर। जी पेज नंबर 148 145 पे है एक्स्ट्रापोलेटेड स्प्लाइन। जी पेज नंबर 145 की आप बात कर रहे हैं? जी सर एक्स्ट्रापोलेटेड स्प्लाइन 145
मैं Yes, वही sir. जा रहा 55 पे जा रहा था जी। 16.1 है सर वो एक्स्ट्रापोलेटेड स्प्लेन। जी तो ये स्क्रीन अभी शेयर हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हुई सर अभी। अभी नहीं हुई। चले मैं पहले तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है यस सर। जी। जी सर, एक्स्ट्रापोलेटेड स्प्लेन जी इंटरपोलेटेड और एक्स्ट्रापोलेटेड में ये डिफरेंस है कि इंटरपोलेटेड में हमें जो वैल्यूज़ प्रेडिक्ट होती हैं वो उस वैल्यू के ऊपर होती हैं जो हमें रेंज मिलती है डाटा पॉइंट से, और एक्स्ट्रापोलेटेड में आउटसाइड पे होते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रापोलेटेड स्प्लाइन में क्या होगा अच्छा, ये कि जो आपके एक पास दो टर्म्स हम यूज करते हैं कि एक तो इंटरपोलेशन होती है, एक जी सर। एक्सट्रापोलेशन होती है और जी सर। एक अप्रॉक्सीमेशन होती है, इन तीनों का डिफरेंस आप मुझे बता सकते हैं? यस सर, जी जी। मैं कोशिश करता हूँ। जब हम वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करते हैं अगर जो आपके पास डेटा गिवन है, विद इन द डेटा आप बात कर रहे होते हैं, यस तो सर, वो जो आपकी क्या डाटा होती है? पॉइंट्स के ऊपर जो इंटरपोलेशन होती है। जी अगर सर, जो डाटा पॉइंट्स के आउटसाइड द ऊपर वैल्यू रेंज आप आएंगी। बात कर रहे होते हैं विद इन द डेटा के बजाय ना, जी सर, विद इन द गिवन डेटा अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगी? इंटरपोलेशन रेंज ऑफ होगी, डाटा पॉइंट्स। ठीक है। अगर जी यानी कि सर, हम उसकी रेंज से बाहर कोई पॉइंट्स ले लेते हैं तो वो क्या होगी? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रापोलेशन। इसके यस अलावा सर। हमारे पास जो टर्म होती है इंटरपोलेटिंग और अप्रॉक्सीमेटिंग, ये जो कर्व की एक डिवीजन होती है जिसे सब डिवीजन स्कीम के नाम से भी कहते हैं, तो उसके लिए जी होता है कि सर। अगर हमारे पास कर्व जो है वो उनके पॉइंट से पास कर रही होती है तो वो हम कहते हैं इंटरपोलेशन कर्व है। अगर जी सर। कर्व पास नहीं करती तो फिर हम कहते हैं वो अप्रॉक्सीमेटिंग कर्व है। यस सर। जी एक हैंड रेज किया हुआ है जी, शाह हुसैन। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर इसके बाद मैं प्रेजेंट करना चाह रहा था। चलें ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें बेटा। जी सर, तो इसमें हमारे पास एक यूनिक क्यूबिक स्प्लाइन होगा जो एक्सट्रपलेशन फ्रॉम द इंटीरियर नोड्स एट x1 एंड x2 टू डिटरमाइन, ये क्यूबिक स्प्लाइन को डिनोट कर रहा है एस डबल प्राइम ए, एंड एक्सट्रपलेशन फ्रॉम द नोड्स एट xn-1 एंड xn-2 टू डिटरमाइन एस डबल प्राइम बी। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ क्यूबिक स्प्लाइन। ये जो ऊपर ये हमारे पास लिखी हुई है, तो नेचर ऑफ द क्यूबिक स्प्लाइन फाइंड करने के लिए सर जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं ऊपर क्लैम्प्ड स्प्लाइन क्यूबिक स्प्लाइन में हमने ये यूज़ किया था, उसी को ऊपर उन्होंने यूज़ किया हुआ है नेचर ऑफ क्यूबिक स्प्लाइन के लिए। एच के माइनस जो जनरल फार्मूला था वो नीचे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, एच के -1 एम के -1 प्लस 2 इंटू एच के -1 प्लस एच के इंटू एम के प्लस एच के एम के प्लस 1 इज इक्वल टू यू के। यहाँ पे हमारे पास वैसे जो के की वैल्यूज होती हैं इसमें वो जो क्यूबिक स्प्लाइन हमने फाइंड करना है उसके हिसाब से होती है। जैसे लास्ट वाला हमने फाइंड करना है xn-1 एंड xn-2, तो हमने n-2 तक फाइंड करना है और स्टार्टिंग हमारी होगी k की वैल्यू 2 से, क्योंकि हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k-1 जब 2 पुट करेंगे तो वो h1 बन जाएगा और m1 बन जाएगा। और नीचे सर hn-2 mn-2 ये हमने वैल्यू यूज़ की है फॉर n-2 के लिए। और जब इंटरपोलेशन के पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं तो m नॉट की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी उसके लिए फार्मूला है हमारे पास m1 माइनस एच नॉट इंटू m2 माइनस m1 ओवर h1। और इसी तरह जो फाइनल mn जनरल उसका फार्मूला क्या होगा, mn-1 प्लस hn-1 mn-1 माइनस mn-2 ओवर hn-2। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जब ऊपर वाले जो सर वो इस स्लाइड से ना ऊपर जो वाली इक्वेशन है, ये वैल्यूज़ एम नॉट की हम जब पुट करेंगे और एम एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू एच प्लस एच वन इंटू एम वन प्लस एच वन एम टू इज इक्वल टू यू वन माइनस एच नॉट इंटू एम वन माइनस एच नॉट एम टू माइनस एम वन ओवर एच वन।
इसको सिंपलीफाई करेंगे, एच नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे m1 से भी, और आगे जो सेकंड टर्म है वो एच नॉट स्क्वायर बन जाएगा। बाकी सारी क्वेश्चन सेम रहेगी, बस एच नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद ये प्लस कर देंगे जो सेम टर्म है दूसरी साइड पे आके, तो बन जाएगा 3h0 m1 प्लस 2h1 m1 प्लस h नॉट स्क्वायर m1 ओवर h1 प्लस h1 m2 माइनस h नॉट स्क्वायर m2 ओवर h1 इज इक्वल टू u1। तो इसको रीअरेंजिंग करके हम लिख लेंगे m1 और m2 के जो हैं कॉमन ले लेंगे, m1 के अलग से होल ब्रैकेट में लिख लेंगे और m2 के अलग से लिख लेंगे सारे, और हम फिर mn की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हमने m0 की वैल्यू पुट की थी, तो जब हम mn की वैल्यू पुट करेंगे, जो ऊपर दो फार्मूले लिखे थे m0 के लिए और एक mn के लिए, जब mn की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी hn-2 mn-2 प्लस 2hn-2 mn-1 प्लस 2hn-1 mn-1। इसी तरह u को हम, अगर ये जो un-1 है सर, ये हमारे पास है उसी का नेचर ऑफ क्यूबिक स्प्लाइन की इक्वेशन। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सिंपलीफाई करने के लिए, तो ये बन जाएगा un-1 माइनस hn-1 mn-1 माइनस h स्क्वायर n-1 mn-1 और ओवर hn-2 प्लस h स्क्वायर n-1 mn-2 ओवर hn इज -2। इसी तरह इसमें mn-2 और mn-1 के हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेपरेट कर लेंगे, यानी उनके जो कॉमन लेके हमने mn-2 के अलग से एक ब्रैकेट में और mn-1 के अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये आ जाएंगे हमारे पास नेचर आ जाएगी un-1 की। सर इससे नीचे करिएगा। यस सर। इसी तरह अब हम जनरल अगर फार्मूला लिखें जो यू के वाला, वही जो नेचर ऑफ क्यूबिक स्प्लाइन का ऊपर भी हमने पढ़ा हुआ है, तो यही बन जाएगा कि h(k-1 m(k-1 प्लस 2 h(k-1 प्लस h(k m(k प्लस h(k m(k-1 u के)। तो इसमें सर हमारे पास जो वैसे वहाँ पे डेफिनेशन ऑफ क्यूबिक स्प्लाइन में जो हमारे पास k की वैल्यूज़ होती हैं वो 0 1 2 होती है, और स्प्लाइन हमारे पास क्योंकि फार्मूले में लास्ट में क्यूब होता है और 3 वैल्यू होती है, तो उसमें 3 लेते हैं। लेकिन इसमें हमने फाइंड करना था xn-2 तक, तो ये हमारा k की वैल्यू स्टार्ट हमारे पास होगी 2 3 4 और लास्ट हमारा होगा n-2। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करते हुए हम एक्सट्रापोलेटेड क्यूबिक स्प्लाइन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी करूँ सर? एग्जाम्पल भी आप कर लें। ठीक है सर। जी एग्जाम्पल की एक और बच्चे ने कहा हुआ था, इस वजह से मैंने नहीं की हुई थी, लेकिन मैं अच्छा, इसको एक एक्सप्लेन और ने, चलो ठीक है, और कौन करना चाह रहा था इसको? सिलेक्ट की हुई थी, पता नहीं किसी ने सर। जी सर, अब मैं प्रेजेंट कर। तो चलें आप प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर टॉपिक मेरा है पैरामेट्रिक रैशनल फंक्शंस, पेज नंबर 112 है, काइंडली आप ओपन कर दें सर। अच्छा, ये इसकी ये एग्जांपल वाली कौन प्रेजेंट करना चाह रहा था? पहले तो एग्जांपल की तरफ आते हैं, जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन वो है ना। चलें ऐसा करते हैं, चलो आप ही प्रेजेंट, पेज नंबर को क्या बता रहे हैं? सर पेज नंबर है 112, पैरामेट्रिक रैशनल फंक्शंस। ठीक है जी, 112। सर। जी जी सर मैंने जाना था तो मैं प्रेजेंट कर दिया, तो मैं जाऊँ, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा प्लीज़। जी जी, आपने प्रेजेंट कर लिया है ना? यस सर। चलें ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अटेंडेंस सर वेलकम, लगा दीजिएगा प्लीज़। मैं लगा दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप बता रहे थे पेज नंबर? सर पेज नंबर 112, पैरामेट्रिक रैशनल फंक्शंस। अच्छा, ये पैरामीट्रिक रैशनल फंक्शन। जी सर। जी सर सबसे पहले तो पैरामेट्रिक रैशनल फंक्शन से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस।
जब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन में, तो ये बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल डिपेंड कर रहे होते हैं एक थर्ड वेरिएबल पे। लाइक अगर हमारे पास x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी है, तो इस 2 इक्वेशंस में एक्स वाई जिसमें वेरिएबल है, इसमें थर्ड वेरिएबल हमें टी दिखाई दे रहा है। ये जो थर्ड वेरिएबल है ये हमारे पास पैरामीटर होता है, और बेसिकली ये कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन है तो लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होगी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेम अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो सर्कल की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जैसे हम सिंपली अगर इंटर लेवल पे बेसिक बात करें तो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ लाइन है x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसी तरह पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हमारे पास सर्कल है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और सेम पैरामेट्रिक इक्वेशन है हमारे पास एलिप्स की, हाइपरबोला की, पैराबोला की। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक रैशनल फंक्शन क्या है? रैशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो बेसिकली कोशेंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है। A parametric rational function of degree n is a function of the form। यहाँ पर ये डेफिनेशन है पैरामेट्रिक रैशनल फंक्शन की। f is a function from a to a degree n where n is greater than equal to 2 such that f of t is equal to p naught plus p1 f1 of t plus p2 f2 of t plus up to so on pn fn of t divided by fn plus 1 of t, where p naught, p1, p2 up to so on pn are points, and f1 of t, f2 of t up to so on fn of t are polynomial of degree at most n points respectively। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास ये एक एग्जांपल है, a circle of radius 1 centered at origin of a given frame। सबसे पहले अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस 1 है तो उसे हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। लाइक अगर सिंपली बात करें तो यूनिट सर्कल की हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सी ऑफ टी ये हमारे पास इक्वेशन है इक्वल टू पी नॉट प्लस सी वन ऑफ टी, पी वन प्लस सी टू ऑफ टी, पी टू वेयर सर काइंडली पेज नेक्स्ट कीजिएगा। where c1 of t is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square and c2 of t is equal to 2t over 1 plus t square। अब यहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों इक्वेशन जो हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और अगर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी यूनिट सर्कल की इक्वेशन को। तो हमने क्या किया, हमने यूनिट सर्कल की इक्वेशन यूज की c1 ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस c2 ऑफ t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो राइट साइड पे इक्वल है ये बेसिकली रेडियस है और यूनिट सर्कल है तो रेडियस इसका क्या है 1। हमने क्या कर दिया, इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन पुट कर दी। c1 ऑफ t की हमारे पास इक्वेशन थी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और सेम c2 ऑफ t की हमारे पास इक्वेशन थी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और सिंप्लीफाई किया हमने लेफ्ट साइड को। अब जब हम लेफ्ट साइड पे स्केयरिंग ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा, राइट साइड के यानी इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये सर्कल की यूनिट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या कहलाएंगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट की। सर प्लीज नेक्स्ट पेज कीजिएगा। So it satisfied the equation of circle at the origin given c of t is equal to p naught plus c1 of t p1 plus c2 of t p2। नेक्स्ट इसी तरह है हमारे पास, सर प्लीज नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, तो सबसे पहले हमें बेसिक लेवल पे एलिप्स की इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। हमारे पास एलिप्स की 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एक हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
और यहाँ पर a जो है इज नॉट इक्वल टू b होगा। डेफिनेटली जब a इक्वल टू b होगा तो एलिप्स जो है अगेन सर्कल बन जाएगा। ये इक्वल टू 1 है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। सेम अगर ये हमारे पास एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है हमारे पास C1 ऑफ t C2 ऑफ t। अगर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है एलिप्स की तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेम हमने क्या करना है, जो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है हमने इक्वेशन में वैल्यू प्लग कर देनी है। C1 ऑफ t की C2 ऑफ t की सिंप्लीफाई करेंगे और राइट साइड के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर C1 ऑफ t का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर है प्लस C2 ऑफ t का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर है। अब x स्क्वायर अपॉन a यानी 1 है और C2 ऑफ t अपॉन 2 का स्क्वायर है। अगर तो हमारे पास x स्क्वायर के जो यानी C1 ऑफ t के ओवर में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है सेकंड से C2 ऑफ t के डिवाइडेड बाय जो 2 का स्क्वायर है, तो हमारे पास एक्सिस उसका होगा x एक्सिस, और अगर b की वैल्यू ग्रेटर है a से तो वो हमारे पास एक्सिस होगा, एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगा। तो सेम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन एक कॉनिक की इक्वेशन उस वक्त होगी जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉनिक्स में एक हमारे पास लाइन है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन के हवाले से। एक हमारे पास पैराबोला है, जैसे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसी तरह इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। अगर फर्स्ट है तो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। और पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ स्पेसिफिक एक नहीं होगी। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला की 4 इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन भी 4 होंगी। यानी जितनी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी उतनी ही उससे रिलेटेड पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी सर, अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर सकता है, पूछ थैंक यू सकते सो हैं। मच, आपने अच्छा सर जी, प्रेजेंट किया। क्वेश्चन है। जी जी, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो पहले जी उनसे राइट सर। जी सर जी, सर शाह हुसैन साहब ने कहा कि जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, तो मेरा क्वेश्चन ये, इन दोनों के अंदर जो कॉमन वेरिएबल टी है, सॉरी जो टी पैरामीटर है, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? क्योंकि कभी हम इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, कभी वेरिएबल भी कहते हैं, तो ये सिचुएशन का पूछना। ये बेसिकली रहमान साहब हमारे पास जब हम इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो ये हमारे पास थर्ड वेरिएबल है, लेकिन ये थर्ड वेरिएबल पैरामीटर बिलोंग किसको करता है? बिलोंग सेट ऑफ रियल नंबर को करता है। जी जी, यानी ये वेरिएबल हमारे ही पास है, थर्ड कांस्टेंट वेरिएबल नहीं। है, लेकिन इसकी रेंज क्या है? ये रेंज सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगा, जिसकी वजह से हम इसे पैरामीटर बोलते हैं। यानी जब हम इसे पैरामीटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को, इसकी कोई रियल वैल्यू ही डोमेन होगी। जी जी जी, मोहम्मद हमें शाहिद सुलेमान क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी राइट सर। जी मोहम्मद शाहिद सुलेमान, आपने हैंड रेज किया हुआ था। सर मैं प्रेजेंटेशन देना चाह रहा। अच्छा, आप प्रेजेंटेशन देना इसके चाह बाद रहे थे, चलें ठीक है। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी शाहिद सुलेमान, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दें। मैं दे देता हूँ आपको। तो इसमें पहले तो हमें अपनी स्क्रीन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, स्टॉप शेयर करना पड़ेगा, और फिर जी अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी मोहम्मद शाहिद सुलेमान, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर शो हो रही है स्क्रीन? जी बिल्कुल, थैंक यू, माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है आपने। सर माय प्रेजेंटेशन टॉपिक है हर्माइट्स प्लान। माय नेम इज मोहम्मद शाहिद सुलेमान, रोल नंबर 029। जी
Hermite spline. A Hermite spline is an interpolating piecewise cubic polynomial with a specified tangent at each control point. Hermite spline हमारे पास एक interpolating piecewise cubic polynomial है. Interpolating spline थ्योरी में हम दो तरह की कर्व डिस्कस करते हैं. एक होती है अप्रोक्सीमेशन कर्व और दूसरी होती है इंटरपोलेटिंग कर्व. अप्रोक्सीमेशन कर्व हमारे पास क्या है? ऐसी कर्व जो कंट्रोल पॉइंट के पास से गुजरे, उसे हम कहेंगे अप्रोक्सीमेशन कर्व, अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व. इंटरपोलेटिंग कर्व हमारे पास क्या होती है? इंटरपोलेटिंग ऐसी कर्व होती है जो कंट्रोल पॉइंट्स को पास करके गुजरे, उसे हम कहेंगे इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन कर्व. हर्माइट स्प्लाइन भी एक इंटरपोलेटिंग पीसवाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व है. Hermite spline can be adjusted locally because each curve section is dependent on its control constraint. If P of t represents a parametric cubic polynomial function for a curve section between control points, Hermite spline कर्व के किसी सेक्शन दो कंट्रोल पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है. सपोज हमने वो पॉइंट ले लिए पी के एंड पी के प्लस 1. Then the boundary conditions that define the Hermite curve sections are. Boundary conditions हम इस कर्व को हम Hermite कर्व को हम डिफाइन करेंगे इंटरवल 0-1 पे. तो हमने बाउंड्री कंडीशन यूज की, P of 0-1 0 रखा, तो P of 0 हमारे पास P of 0 इक्वल आ गया हमारे पास PK के. P of 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास PK प्लस 1. इसी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो स्लोप आ जाएगा MK की इक्वल, जिसे हम कहेंगे P प्राइम ऑफ 0. और PK प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो स्लोप आएगा हमारे पास, सेकंड स्लोप आएगा, जिसे हम कहेंगे MK प्लस 1. वो इक्वल होगा P प्राइम ऑफ 1 के इक्वल. आगे वो क्या रखे? Where dpk and dpk plus 1 satisfy the values for the parametric derivative slope of curve at each control points pk and pk plus 1 respectively. pk and pk plus 1 क्या है? हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम कर्व सेक्शन लेके हर्माइट कर्व को डिस्कस कर रहे हैं. अब हम इसकी जनरल फॉर्म लेके इंटरपोलेटिंग पीसवाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन इसके लिए लेके हम हर्माइट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे इन दो कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर. We can write the vector form for this Hermite curve section P of t is equal to AT. सर आवाज आ रही है? सर जी आवाज आ रही है. जी सर आ रही है. ठीक सर. P of t is equal to AT cube plus BT square plus CT plus D for in t belong to closed interval 0-1. We can write as, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स फॉर्म में. हम इस तरह इसको लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स इनटू कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि वेरिएबल और कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट का वेरिएबल का कॉलम रो मैट्रिक्स बन जाएगा और जो उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट है एक उसका कॉलम मैट्रिक्स है. इन दो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं इस इक्वेशन को. The derivative of the point function can be expressed as dp of t and is equal to, हम इस जो हमारे पास हर्माइट कर्व सेक्शन के लिए वेक्टर फॉर्म इक्वेशन दी गई है इसका हम अब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आया 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c.
which can also be written as, हम अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में। रो मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर 2t 1 0 इंटू कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ए बी सी एंड डी। हमारे पास जो हर्माइट कर्व की जनरल इक्वेशन दी गई थी, हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे और इससे नई इक्वेशन जनरेट होंगी, तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे हर्माइट फंक्शन। बाउंड्री कंडीशन हमने यूज की जनरल इक्वेशन जो हर्माइट कर्व सेक्शन के लिए जनरल वेक्टर फॉर्म इक्वेशन दी गई हमने डिस्कस की है, उस पर हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। 0 पुट किया तो हमारे पास आया जीरो पुट किया तो टी की जगह पे 0 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास पी ऑफ 0 आ जाएगा टी के इक्वल। अब पी ऑफ 1 टी की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वही पी के प्लस 1 के इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा एक नई इक्वेशन बन जाएगी पी ऑफ 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इस तरह बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे हम डेरिवेटिव पे। जो हमने इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया था उसमें हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी पी के इज इक्वल टू सी के इक्वल आ जाएगी। टी की जगह हम 0 को रिप्लेस कर देंगे तो वो डी पी के इज इक्वल टू सी आ जाएगी। दूसरा जो कंट्रोल पॉइंट है उस पर हमने जो डेरिवेटिव लिया था तो उस पर हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी पी के प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस सी। ये जो हमारे पास p ऑफ 0 इज इक्वल टू डी, p ऑफ 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d, dpk इज इक्वल टू c, dpk प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस c। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इधर आ p ऑफ k, pk प्लस 1